हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो हर साल कुछ नया पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। आप देखेंगे 2022 में पेयरिंग वाले क्वेश्चन लेकर आए, कुछ गिनती के 8-9 क्वेश्चन थे। लेकिन 2023 जब आया तो इसमें पेयरिंग वाले क्वेश्चन से पूरा पेपर उन्होंने भर दिया। ठीक है, आप देखेंगे पेयरिंग वाले क्वेश्चन 2023 में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछे गए। उसके बाद 24 में क्या हुआ, जो कॉलम वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, 3 कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब 2025 में क्या किया एग्जामिनर ने, इकोनॉमी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया जहां पर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं करने वाली, इसमें आपके कंसेप्ट प्लस जो आपका कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना, वो लगेगा। और इसके अलावा स्पीसीज में किस तरीके से इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है स्पीसीज पूछने का, वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके भी देखिए। ओके, और इसके अलावा एक और पैटर्न है जिसमें एग्जामिनर ने क्या किया, असर्जन रीजन में ही 3 स्टेटमेंट वाले यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए। अब ये जो क्वेश्चन है इनको किस तरह सोल्व करना है ना, ये जो क्वेश्चन है इनको किस तरह सोल्व करना है, हम उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन काफी ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 80,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। ओके, द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शो बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, ये क्या आपकी बोरोइंग 10,000 करोड़। एंड इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 6,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 6,000 करोड़। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 देखिए, रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो कितना बता रहा है, 2,000 करोड़। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना यहाँ पर आ रहा है, 20,000 करोड़। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। फिर देखिए फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। तो जो आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो आपका बोरोइंग होता है उसी को हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, है ना। तो ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो कितना दिया है, 4,000 करोड़। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका, फिजिकल डेफिसिट कितना है यहाँ पर 10,000 करोड़। ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 6,000 करोड़। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4,000 करोड़। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है कितना है, 4,000 करोड़। ठीक है, तो आपके तीनों यहाँ पर करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन है जो जियो साइंटिस्ट में पूछा गया। अब यदि जियो साइंटिस्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने की यहाँ पर चांसेस हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, कंट्री फिजिकल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 50,000 करोड़। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। द कंट्री इंटरेस्ट लायबिलिटी आर 1,500 करोड़। व्हाट इज द ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो प्राइमरी डेफिसिट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 50,000 करोड़ माइनस 1,500 करोड़, तो टोटल कितना हो गया आपका, 48,500 करोड़। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है ये। यदि आपके सिर्फ थोड़े से फंडामेंटल्स जो है क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। और देखो एग्जामिनर ने अभी किससे पूछा, आपके जो फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इनसे क्वेश्चन पूछा है। आने वाले टाइम पर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है ना। आप देख सकते हैं जो जीडीपी होता है ना, तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर पूछ सकता है। जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। या जो आपका नेशनल इनकम है ना, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब बैंक जनरेटेड सेविंग क्रेडिट ऑफ 1,600 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड। तो आपका जो क्रेडिट है ना, ये कितना है, 1,600 करोड़। सेविंग डिपॉजिट कितना है, 2,000 करोड़। डिपॉजिट 2,000 करोड़। व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखिए जो सीआरआर का फॉर्मूला क्या होता है, सीआरआर का फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिजर्व अपॉन एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो देखो ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डिपॉजिट है, तो रिजर्व कितना है, रिजर्व हम निकालेंगे, रिजर्व हो जाएगा आपका
2000 माइनस 1600 तो कितना आ जाएगा 400। ये आपका हो गया रिजर्व। तो कैश रिजर्व कितना है 400 और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई बाय 100 भी आएगा। एनडीटीएल कितना है नेट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये आपके 2000 करोड़, ठीक है, और ये आपका 100। तो यहाँ से आपका कितना जाएगा 20%। ओके, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिविल सर्विस एग्जाम में। और जो मैंने आपको बताया, जो आपकी जीडीपी से रिलेटेड जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, फैक्टर कॉस्ट किस तरह निकालना है, जो मार्केट प्राइस है वो कैसे निकालना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और यदि एग्जामिनर ने 2025 में हिंट दिया है सिविल सर्विस एग्जाम में और जियो साइंटिस्ट में, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 1। सेकंड टाइप जो था आपका, वो मैंने बताया था स्पीसीज के जो क्वेश्चंस थे उसमें किस तरह एग्जामिनर ने ट्रेंड चेंज किया है स्पीसीज पूछने में, वो मैंने आपको बताया था। लास्ट वीडियो उसी पर है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड जो आपका थर्ड ट्रेंड है ना, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम लॉजिकली किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यूट्यूब पर सब आपको एलिमिनेशन सिखा रहे हैं, मैं यहाँ पर बियॉन्ड एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप क्वेश्चन को लॉजिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहां से आपको बेनिफिट ये होगा कि हिस्ट्री में एग्जामिनर किस तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करता है, इकोनॉमी में किस तरह करता है, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैंने यहाँ पर टेम्पलेट प्रोवाइड की हुई है। मैंने यहाँ पर आपको 75 प्लस पैटर्न्स जो अलग से वो भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ में सीसेट का जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसके जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए। और ये जो प्रोग्राम है मैंने काफी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया है। आपको सबसे पहले 75 प्लस पैटर्न्स, लॉजिक्स, टेम्पलेट्स जो वो प्रोवाइड किए हैं, फिर उसके बाद सीसेट का टेम्पलेट प्रोवाइड किया, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोवाइड किए हैं, उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल टेम्पलेट्स हैं, है ना, वो प्रोवाइड किए हैं। बियॉन्ड एलिमिनेशन में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, किस तरीके से सिखा रहा हूँ, ये आप हमारे यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है ना, वो देख सकते हैं। उसमें 11 to 12 वीडियो अपलोड हो चुकी है ना, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में। तो प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेकआउट कीजिए, आपको काफी कुछ वहां पर समझ में आएगा। और अब जो टाइम है ना, इसमें आपको पीवाईक्यूज पर, ठीक है, काफी टाइम देना है। उसमें जो पैटर्न्स हैं, किस तरह एग्जामिनर स्टेटमेंट फ्रेम करता है, कहाँ पे वो ट्रैप फंसाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सभी को पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप सबसे पीछे हैं, है ना। तो ये चीज पर आपको काम करना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको 30 to 35 अराउंड ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके ऊपर आपको इन्हीं सब का यूज करना है, ठीक है। तो एक बार आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर जाके देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस काफी मिनिमम रखा हुआ है मैंने, ओनली 599 प्लस टैक्स 649 का ये कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। प्राइस काफी मिनिमम रखा हुआ है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप जो एग्जामिनर ने 2025 में इंट्रोड्यूस किया है। टाइप 2 हमने जो स्पीसीज वाले में बता दिया था। टाइप 3 आपका ये है। और एक और चीज, जिसने स्पीसीज वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखिए, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया है कि जो ट्रेंड है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, एग्जामिनर ने किस तरह चेंज किया है। और आप इतनी सारी स्पीसीज पढ़ते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर पढ़ी होगी, बट एग्जाम में वो स्पीसीज नहीं आ रही जो आपने पढ़ी है। तो यदि रैंडम क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको वहां पर बताया। तो एक बार जाके वो वीडियो भी देखिए, ओके। अब देखिए, ये वाला जो पैटर्न है जिसमें 3 स्टेटमेंट दी गई है, इससे पहले हमने 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे हुए थे, बट अब एग्जामिनर ने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे। और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन तो ये आप देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करना है तो वो आप देखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पढ़नी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock, ठीक है। तो यहाँ पर जो chalk is known as a very permeable rock, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमको लगाना है बिकॉज chalk is porous and hence can absorb water, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि भाई ये chalk जो है ना, इज नोन एज वेरी परमिएबल रॉक, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए, स्टेटमेंट 3 जब पढ़ेंगे तब फिर आपको यहाँ पर बिकॉज लगाना है, ठीक है, बिकॉज लगाना है। फिर पढ़ना है आपको स्टेटमेंट 3, whereas clay is known as quite impermeable or least permeable rock because clay is not at all porous। तो एग्जामिनर ने नॉट एट ऑल पोरस ये वर्ड यहाँ पर यूज किया है जो कि एक्सट्रीम है, ठीक है। आप कुछ भी चीज देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पोरस ना हो, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है, बट बिल्कुल पोरस ना हो, है ना, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया, फिर से आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट 1 पढ़ना है, इसके बाद आपको बिकॉज लगाना है,
फिर स्टेटमेंट 2 देखिए कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको बिकॉज लगाना है और स्टेटमेंट 3 पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। अब आपने देखा कि भाई स्टेटमेंट 3 आपकी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ने से पहले बिकॉज लगाइए, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 देखिए, बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन ना इनको अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपको एक ऐसा इंसाइट देने वाला हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है ना। इस क्वेश्चन को हम और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो आपको एक इंसाइट देने वाला हूं मैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लो रिस्क देन स्टॉक होल्डर, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपकी ये करेक्ट है। एंड इसके बाद देखिए स्टेटमेंट 3, बिकॉज फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय अ कंपनी, तो ये भी करेक्ट है। और आप देखेंगे रीपेमेंट जो है बॉन्ड होल्डर्स को पहले हो जा रही है ना, तो रिस्क इसलिए भी कम है। और जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ये लेंडर्स होते हैं कंपनी के, तो इनको रीपेमेंट में जो आपके स्टॉक होल्डर है उनकी कंपेरेटिव प्रायोरिटाइज दी जाती है कि भाई इनको पहले यहाँ पर रीपेमेंट किया जाएगा, तो इसलिए इनका रिस्क जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दोनों एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को, तो ये भी करेक्ट है। और आप देखिए एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड and an attractive tool to remove pollutant from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. Statement 2 देखिए, activated carbon exhibit a large surface area and a strong potential for absorbing very heavy metals. Statement 3 देखिए, because activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेटेड कार्बन जो है हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, है ना, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ये भी आपकी करेक्ट है, फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ओके। यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 6 of the Paris Agreement of climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change. अब देखिए स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट। अब कार्बन मार्केट कहां पर होगा, इंटर कंट्री होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की बात करें, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट, तो ये भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 को ये फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट is taking place in the earth rotation and axis. Statement 2, solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the earth outermost atmosphere with tremendous amount of energy. फिर स्टेटमेंट 3 देखिए, because as the earth polar ice melt the water tend to move towards the equator. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सोलर फ्लेयर्स हैं इसके वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पर जो अर्थ का रोटेशन और एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो जाए। जो सोलर फ्लेयर्स हैं, है ना, ये आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, जीपीएस होता है, सैटेलाइट्स होती हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये अर्थ का जो रोटेशन है, एक्सिस है, इसको अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 3 की बात करें, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जब पोलर आइस यहाँ पर मेल्ट होंगी, ठीक है, तो मेल्ट होने के बाद जो वाटर होगा, है ना, तो वाटर का मास कहाँ पर शिफ्ट होगा, पोल से शिफ्ट होगा इक्वेटर की तरफ। तो जब पोलर आइस आपका मेल्ट होगा, है ना, तो जो वाटर है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस द प्लेनेट, और ये प्राइमरली मूव कहां पर करेगा, टुवर्ड्स द इक्वेटर। और ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम होता है ना, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है फ्रॉम अर्थ रोटेशन, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ऑफ मास। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं एक इंसाइट देना चाहता हूं, आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो स्टेटमेंट 1 आपकी जो है ना,
ये हमेशा करेक्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 आप देखिए, ऑप्शन देखिए, इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मतलब या तो ये करेक्ट है, मतलब ये दोनों करेक्ट है ना, और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। फिर देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को। फिर देखिए ऑप्शन सी, ओनली वन ऑफ देम स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक करेक्ट है ना, मतलब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में से कोई एक करेक्ट है, और वो जो करेक्ट है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एंड डी क्या है, नाइदर स्टेटमेंट 2 और नोर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है, ना ही सेकंड करेक्ट है ना ही थर्ड करेक्ट है, ये दिया गया है। लेकिन आप देखिए चारों स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या रॉन्ग है। तो मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि स्टेटमेंट 1 आपकी देखिए सब जगह, यहाँ भी देखिए ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ इंसाइट देना चाह रहा था इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये कुछ नए पैटर्न्स हैं जो एग्जामिनर ने यूज किए हैं 2025 में। हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और दिखने को मिले, ठीक है। एक तो ये टाइप पूछ लिया, सेकंड आपका ये टाइप पूछ लिया, थर्ड आपका पेयरिंग वाले क्वेश्चन है, फोर्थ आपके टू स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रेंड काफी चेंज होता जा रहा है, डायनेमिक होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, और जो एलिमिनेशन जो है ना, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, जो एप्टीट्यूड जो लॉजिक आपको डेवलप करना है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है, ये एक्सट्रीम बात कर रहा है, और आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्ले इज नोन एज क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल। अब लीस्ट परमिएबल है, क्वाइट परमिएबल है, तो बिल्कुल पोरस ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना है आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है ना, वो डेवलप करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा ये जो बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि भाई ये जो कोर्स है वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9424572242। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।